गोल्ड 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 पिछले कुछ सालों में गोल्ड ने इतने धमाकेदार रिटर्न दिए हैं कि हर इंसान पूछ रहा है कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें। और आज मैं आपको एक कंप्लीट गाइड देने वाला हूं कि 2025 में आपको गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो, डिजिटल गोल्ड हो, एसवीजी हो, ईटीएफ हो या म्यूचुअल फंड, कौन सा सही रहने वाला है आपके 2025 में आपके हिसाब से, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब गोल्ड को खरीदने के काफी अलग अलग रीजन होते हैं, मेनली दो रीजन होते हैं। पहला होता है डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा होता है जब आप अपने पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन से हेज करना चाहते हो, क्योंकि जो गोल्ड है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करता है, चाहे डॉलर हो चाहे आईएनआर हो। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आसानी से बना लेते हो। और जो चीज आप स्टॉक मार्केट के बारे में कहते हो कि लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, वही चीज आप गोल्ड के बारे में श्योरिटी के साथ कह सकते हो। जब भी दुनिया के अंदर तबाही आती है तब भी जो गोल्ड होता है वो एक अच्छे तरीके से हेज करता है। अब जब भी शेयर बाजार गिरता है तब भी जो गोल्ड होता है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके पोर्टफोलियो को एक कुशन देता है। लेकिन अगर आप सही गोल्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं चूज कर पाओगे तो वहां पे लिक्विडिटी इशू आ सकता है, टैक्स आ सकता है, या सेव रखने की एक जिम्मेदारी। तो आज इस वीडियो के अंदर सारे एसेट को अच्छे से डीप डाउन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। अब फिजिकल गोल्ड के लिए दो चीजें आप कर सकते हो। पहली चीज, आप उसे ज्वेलरी बना सकते हो जिसको आप पहन के घूम सकते हो। इसके फायदे एक होते हैं कि आप इसको पहन के घूम सकते हो, लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड है कि इंडिया के अंदर अगर आपने ज्वेलरी तोड़ी या बेची तो उसको एक तरीके से टैबू माना जाता है और माना जाता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बुरा चल रहा है। तो ज्वेलरी बनाने के बाद आप उस गोल्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट तो पूरी तरीके से नहीं दे सकते। दूसरा तरीका आता है गोल्ड कॉइन खरीदना। अब जब आप गोल्ड कॉइन खरीदने जाते हो तो उसके अंदर मिनिमम आपको 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन मिलेगा, जिसके अंदर अगर आप खरीदते हो तो 3% आपका जीएसटी लग जाएगा। मेकिंग चार्जेस उसके अंदर डेफिनेटली लगने वाला है। उसके साथ आपको स्टोरेज चार्जेस लेने पड़ेंगे, या तो एक लॉकर लेना पड़ेगा जहां पे आप उसको सेफ तरीके से रख सकते हो, या फिर आप जाके बैंक के अंदर लॉकर लोगे जिसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगर हम फिजिकल गोल्ड की लिक्विडिटी की बात करें तो वो लो होती है। आप घर बैठ करके उसको कभी भी और कहीं भी नहीं बेच सकते। आपको पहले लॉकर से निकालना पड़ेगा, फिर लेके जाना पड़ेगा, फिर टेस्ट होगा गोल्ड का, उसके बाद आपको रियल प्राइस मिलेगा। पहले तो क्या होता था कि जो गोल्ड है उसमें काफी सारा घपला होता था, तो इसलिए जो लिक्विडिटी थी और भी ज्यादा लो हो जाती थी। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड का सिक्का है और वो हॉलमार्क के साथ आता है तो यहां पे लिक्विडिटी स्लाइटली थोड़ी सी हाई हो जाती है। लेकिन यहां पे एक दिक्कत है कि यहां पे कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट आपको नहीं मिलती। और अगर आप गोल्ड को लंबे समय तक रखते हो, उसके बाद सेल करते हो और एप्रिसिएशन बेनिफिट होता है, तो वहां पर भी आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस पे अप्लाई नहीं है। तो फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता। ज्वेलरी बनने के बाद तो यहां पे काफी सारे चार्जेस आप पे ऑलरेडी लग जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। इसको ध्यान से सुनना वरना आप फंस सकते हो। डिजिटल गोल्ड आप काफी अलग अलग प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हो, जैसे एमएमटीसी गवर्नमेंट की वेबसाइट, वहां से जाकर के, या पेटीएम से जाकर के, या बहुत अलग अलग ऐप हैं। इवन यहां पे आप 1 रुपए से भी गोल्ड को सिक्योर कर सकते हो। और जो डिजिटल गोल्ड है वो फुल्ली रेगुलेटेड नहीं है बाय आरबीआई। तो अगर यहां पे आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आरबीआई नहीं लेने वाली, और रूल एंड रेगुलेशन पूरी तरीके से यहां पे क्लियर नहीं है। तो अगर जो आप पैसा दे रहे हो गोल्ड खरीदने के लिए, अगर वो कंपनी कहती है कि हमने गोल्ड खरीदा है, तो आप इसको क्रॉस चेक एक्चुअली में नहीं कर सकते। सेकंड मेन इशू यहां पे ये आता है कि जब आप खरीदते हो तो आपको जो प्राइस है वो ज्यादा देना पड़ता है, और जब आप बेचते हो तब आपको प्राइस कम मिलता है। तो इसका मतलब ये है जब भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदोगे या बेचोगे आपको नेट नेट लॉस होने वाला है। तो डिजिटल गोल्ड अगर आप खरीदते हो तो वहां पे आपको कोई मेजर बेनिफिट नहीं दिखते। इवन जो आपका रिस्क है वो आपका ऑलरेडी हाई हो जाता है, तो इसको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। थर्ड ऑप्शन है हमारा गोल्ड ईटीएफ। काफी सारे लोग इसके थ्रू आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर जो ईटीएफ होते हैं वो बैक बाय होते हैं गोल्ड, मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना गोल्ड वो फंड हाउस अपने पास रखने वाला है। तो यहां पे जो लिक्विडिटी इशू है वो नहीं आता काफी सारे ईटीएफ के केस में। लेकिन अगर मैं इंडिया में बात करूं तो जो ईटीएफ मार्केट है वो अब धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो यहां पे आपको थोड़ी लिक्विडिटी इशू हो सकता है। तो अगर आप कोई गोल्ड का ईटीएफ लेते हो तो किसी अच्छे ब्रांड का ही लेना। अगर मैं बात करूं यहां पे प्रो की, तो आपको कहीं स्टोर नहीं करना, कोई मेकिंग चार्ज नहीं लग रहा। इसी के साथ साथ आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो, रेगुलेटेड है ये, आपके डीमैट अकाउंट में सेव हो जाता है जैसे स्टॉक होते हैं, तो आसानी से बाय और सेल कर सकते हो। काफी अच्छे ब्रांड का ईटीएफ में लिक्विडिटी का भी एज सच इशू नहीं आता। अगर हम प्रॉब्लम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो। 1% से लेकर के 0.50% तक का आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। काफी सारे ईटीएफ हैं वहां पे
ट्रैकिंग एरर हो जाती है। तो जब भी आप ETF सेलेक्ट करते हो तो अच्छे ETF को लेना जरूरी है, जहां पे ट्रैकिंग एरर कम से कम हो, अदरवाइज यहां पर भी आप लॉस कर सकते हो। अगर हम बात करें टैक्सेस की, तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। शॉर्ट टर्म के अंदर जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट है, आपकी अदर इनकम में ये ऐड हो जाएगा और उस ब्रैकेट के हिसाब से इस पे टैक्स लगने वाला है। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास गोल्ड का म्यूचुअल फंड। ये काफी बड़े बड़े AMC होल्ड करते हैं और मेनली ये क्या करते हैं, जो ETF होते हैं उसी के ऊपर ये इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में ये फंड ऑफ फंड आपको देखने को मिलेगा। मतलब म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर एक ETF इन्होंने बाय करा हुआ है। तो जो भी पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालते हो वो पैसा ETF के पास चला जाता है और उतने यूनिट आपको मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बेस्ट चीज होती है कि लिक्विडिटी हाई होती है और सारी सिरदर्दी होती है म्यूचुअल फंड मैनेजर की कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, और वो आपको आपका पैसा ला करके दे देने वाला है। अगेन यहाँ पे जो मेजर इशू है वो हो सकता है ट्रैकिंग एरर का, ये आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। टैक्सेस की बात करें तो यहां पर भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा 12.5%। शॉर्ट टर्म आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम के अंदर जुड़ जाएगा। अगर मैं बात करूं 2025 की, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हमारे पास म्यूचुअल फंड या फिर ETF। इसके ऊपर आगे भी डिस्कस करेंगे। पांचवा ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत प्यारी स्कीम थी जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज करी थी कि आप आकर के हमें पैसे दो और उस दिन के प्राइस के हिसाब से हम आपको बता देंगे कि कितना गोल्ड आपको मिला है, और जब भी आप इसको बेचोगे उसका पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। यहां पे बेस्ट चीज ये हुआ करती थी कि 2.5% एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट मिलता था जो भी करंट गोल्ड का प्राइस चल रहा था उसके ऊपर, और ये ईयर ऑन ईयर लेवल पे भी ग्रो करता रहता था। लेकिन यहां पे आता है एक मेजर प्रॉब्लम, जो SGB है वो इस समय पे इंडियन गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कि लास्ट कुछ सालों में इतने तगड़े रिटर्न मिल जाएंगे। इसीलिए इस समय पे जो गोल्ड बॉन्ड है उसको नया इशू नहीं किया जा रहा। यहां पे एक और मेजर प्रॉब्लम थी कि 8 साल तक आपको यहां पे इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी आप इसको बेच सकते हो। मिनिमम 5 साल था। अगर मैं SGP की प्रो की बात करूं तो यहां पे 2.5% आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता था, और अगर आप 8 साल के बाद बेचते थे तो यहां पर आपका जो टैक्स था वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता था, मतलब 0 टैक्स आपको देना पड़ता था। लेकिन यहां पे अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो मिनिमम 5 साल आपको यहां पे इन्वेस्टेड रहना पड़ता था, उससे पहले आप एग्जिट नहीं कर पाते थे। सेकंड चीज, आज की डेट के अंदर कोई भी नया SGB रिलीज नहीं हो रहा है, तो यहां पे कब रिलीज होगा ये भी एक मेजर कौन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे मेजर प्रॉब्लम ये थी कि आप सेकेंडरी मार्केट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे कि आपके पास बॉन्ड है, पैसे की जरूरत है, तो क्या कोई खरीदार मुझे मिलने वाला है या फिर नहीं। सो ये एक मेजर इशू था, लेकिन ये इशू भी अब रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने इतना लॉस करा यहां पे कि अब वो नया बॉन्ड इशू कर नहीं रहे हैं। और आज की डेट में अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इतना ही मुश्किल हो चुका है जितना मुश्किल इंडिया के अंदर साफ रोड ढूंढना है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली में 2025 में अगर इन्वेस्ट करना है तो एक सही तरीका क्या हो सकता है और मेन आपको किस चीज पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। तो अगर आपको ज्वेलरी नहीं बनानी तो मेरे हिसाब से हटा दो, क्योंकि काफी सारी डिपेंडेंसी है और सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात करें डिजिटल गोल्ड की, तो इस पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है। सो अगर कोई स्कैम हो जाता है तो सारी दिक्कत आपके ऊपर पड़ने वाली है। और काफी बार ऐसा होता है कि हम खरीद करके भूल जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि भाई हमने कोई डिजिटल गोल्ड खरीदा भी हुआ है। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो जितनी तेज हो सके उतनी तेज यहां से भाग जाओ। तीसरा और ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ETF। अगर आपको ETF के नाम जानने हैं, कौन सा ETF चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बना देना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा ETF मिल गया तो आसानी से आप ट्रेड कर सकते हो, सिक्योरिटी की ऐसा कोई झंझट होती नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, ये भी बेस्ट है, वो है म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो यहाँ पे लिक्विडिटी का जो इशू नॉर्मली ETF में मिलता है इंडिया में स्पेशली, उससे भी आप पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन यहाँ पे कौन है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना पड़ेगा। सो म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है, क्योंकि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसको ढूंढना, उसके बाद इसको ट्रेड करना, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में जाके बेचना या खरीदना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल वाला टास्क होने वाला है। तो नेट अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के ऊपर काफी सारे लोग बुलिश हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि गोल्ड 3 लाख रुपए तक कैसे जा सकता है, किसने प्रिडिक्ट किया है, वो वीडियो आपको यहां मिल जाएगी। आपने अभी गोल्ड में इन्वेस्ट किया है या नहीं किया, और करा है तो किस वे में इन्वेस्ट किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।